स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है। कक्षा नंबर 12 आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद दीपक शर्मा। आज हम कक्षा 12 के चौथी विविध के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको 1 से 6 क्वेश्चन पिछले उसमें पढ़ा चुका हूं वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर रहे हैं। हमें ए इनवर्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो हमें ए इनवर्स तो क्या थे, अब हमें बी इनवर्स हो चाहिए। तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम बी का सारणिक का मान निकाला हमने। 1 का गुणा 3 माइनस 0, -2 का गुणा -1 माइनस 0, और -2 का गुणा 2 माइनस 0। 3 + 2 - 4, 5 में 4 गया 1, 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो कंफर्म ये मान लो कि अब बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो बी इनवर्स का अस्तित्व बी। अब हम सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखो 3, 1 और 2, 3, 1 और 2 तो यहां से उठा लो। अब 2 1 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो। 2 - 4 -2, माइनस का गुणा कर दो, 2 आ जाएगा। 2 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 1 - 0, 1 आ जाएगा। 2 3 -2 -0 -2, लेकिन 2 माइनस का चिन्ह का गुणा होगा तो ये 2 आ जाएगा। जिस तरह 2 पंक्तियों को ज्ञात किए, इसी तरह हम तीसरी पंक्ति को भी ज्ञात कर सकेंगे। कर सकने के बाद हम एडजॉइंट बी निकालेंगे। पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। पहले बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/b का सारणिक एडजॉइंट बी। तो बी का सारणिक कितना है, 1, एडजॉइंट बी का मान ये है, रखा तो ये आ गया वापस, 1 में 1 का भाग गया तो 1 आ गया। अब ए बी इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये तो बी इनवर्स हो गया, ये इनवर्स हो गया। गुणा कीजिए, 9 - 30 + 15 30 -3 + 12 -12 3 -10 + 12 1 3 - 15 + 10 -1 + 6 -4 1 - 5 + 4 6 - 30 + 25 -2 + 12 -10 2 - 10 + 10 मान निकालिए। ये 9 आ जाएगा, ये -3, ये 12 3 15 में 10 गए 5, 3 10 13 में 15 गए -2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गए 0, 25 से 31 में से 30 गए 1, 10 में से 10 12 में से 12 गए 0, और 2 बच गए यहाँ। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। केवल एक फॉर्मूला याद रखना था कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये जो 8वां क्वेश्चन है, ये भी मैं एग्जाम्पल 32 के बाद इसे दूसरे नंबर का अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ इसे। मतलब ये एग्जाम्पल 32 के बाद सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें ए दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो मतलब पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करो, फिर ए इनवर्स ज्ञात करो, फिर ए इनवर्स का भी एडजॉइंट ज्ञात करो, और फिर ए एडजॉइंट ए का इनवर्स ज्ञात करो। तो मतलब 4 चीजें ज्ञात करनी है, एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स, और ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए का सारणिक निकालो। ए का सारणिक 1 का गुणा 15 - 1 + 2 का गुणा -10 - 1, और +1 का गुणा -2 - 3। ये आ गया अपना कट फिट के -13, 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद अपन A11 1 2 1 3 निकालते हैं। देखिए, ये तो 14 11 और -5, 14 11 -5 तो निकाल लिए। एक और लाइन निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। 2 1 का देखिए, -10 - 1 -11 का 11 हो जाएगा। 2 2 का देखिए, 5 - 1 4 हो गया। 2 3 ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 1 + 2 3 -3 हो जाएगा। मतलब जैसा मैंने पहले बता रखा है वो तो -3 हो जाएगा। अगर इनका योग भी समय तो माइनस का गुणा जरूर करें। फिर इसी तरह 3 1 3 2 3 3 निकालकर फॉर्मूला लिखिए। पहले A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3।
अब चूंकि हमें क्या करना है, एडजॉइंट को बी मानो, बी का इनवर्स निकालना है, तो बार बार एडजॉइंट ए लिखेंगे, मतलब जब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालेंगे तो बार बार एडजॉइंट A11, एडजॉइंट A12, एडजॉइंट A13 लिखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एडजॉइंट ए को बी मानना जरूरी है, एडजॉइंट ए को बी मानना जरूरी है। फिर ए इनवर्स निकाला 1 अपॉन एडजॉइंट ए, 1 अपॉन ए का साइन इनटू एडजॉइंट ए, तो ए का साइन कितना था, ए का साइन था -13, फिर यहाँ एडजॉइंट ए। अब इसको -1/13 को अंदर गुणा करो प्रत्येक पद में, और उसको मान लो सी, तो ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। क्यों? क्योंकि यहाँ एडजॉइंट का इनवर्स चाहिए, तो एडजॉइंट को बी मान लिया, यानी बी इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए तो ए इनवर्स को सी मान लिया। अन्यथा बार बार A11 इनवर्स, A12 इनवर्स, A13 इनवर्स हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां तक तो हम आ चुके। उसके बाद देखिए ए इनवर्स को सी मान लिया। अब पहले बी का सारणिक निकालो, ये बी है, बी का सारणिक निकाला तो 14 का गुणा -4 -9, -11 का गुणा -11 + 15, -11 -15, और -5 का निकालो -33 -20, -33 + 20, -13 गुणा 14 182, ये 26 गुणा 11 286, और -13 पंजे 65, टोटल हमारा 169, 0 से बड़ा आया, 0 के बराबर तो आया नहीं है, तो या यूं कहते यहाँ ये भी लगा सकते हो, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो और भी बढ़िया काम हो गया। अपना उद्देश्य है यहाँ 0 नहीं लाना, और 0 आ गया तो खेल ही खत्म हो गया, वो तो इनवर्स ही संभव नहीं है। तो इन बी का इनवर्स, बी इनवर्स का अस्तित्व है, तो बी 1 1 1 2 1 3 देखो -13 26 और -13, -13 26 -13 निकाल दिए। 2 1 देखिए, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, -11 -15 -26 हो गया, लेकिन माइनस का गुणा और होगा 2 2, ये 2 2 देखिए, -14 प्लस -14 -25 -39, 2 3 देखिए, -42 प्लस 55 13 हो गया, लेकिन माइनस के चिन्ह का गुणा होगा। इसी तरह बाकी अन्य तीन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बी इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन बी का सारणिक एडजॉइंट बी का सारणिक कितना है, बी का सारणिक का मान है 169, 169 एडजॉइंट बी का मान रखो। इन सभी में देखो 13 को मान आ रहा है, 13 को मान आ गया। 13 को मान आने के बाद 13 का 169 से 13 बार काट दीजिए, तो ये हो गया आपका बी का इनवर्स। यानी जो यहाँ पूछा था ना, ये यानी हम एडजॉइंट ए का इनवर्स तो निकाल चुके हैं। अब ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालेंगे, तो ए इनवर्स यानी C1 लिया मैंने, तो एडजॉइंट सी, तो एडजॉइंट सी के लिए पहले C11 निकालो, C11 यहाँ से C से C11 ये छोड़ो, तो -4/169 -9/169, तो C11 -4/169 -9/169 बराबर -13/169 बराबर -1/13। ये निकाला है, देखो ध्यान से, ये इससे मैच कर रहा है। एक निकाल के दिखाया है, बाकी आप सीधा भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। C12 12 के लिए देख ली पंक्ति इस तरीके से, छोड़िए -11 -15 -26 माइनस का गुणा और कीजिए, तो 26/169 को 13 से काट दीजिए, 2/13। C13 -33 प्लस 20 -13/169 को -1/13 भी रख सकते हैं। C21 -11 -15 -26 माइनस का गुणा करो, 26/169 को 2/13 रख सकते हैं। C22 -14 -25 -39/169 -39, तो मतलब 39/169 में आप 13 से काटिए, 3/13 आ जाएगा। C23 पंक्ति स्तंभ छोड़िए, पंक्ति स्तंभ, तो -42 प्लस 55 13 हो गया, माइनस का गुणा करेंगे तो -13/169। तो मैं आपको दो पंक्तियों को निकाल के दिखा चुका हूँ। सेम बिल्कुल प्रोसीजर तीसरी पंक्ति का भी आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद एडजॉइंट सी निकालिए। एडजॉइंट सी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, C11 12 11 12 13 21 21 22 23 31 32 33। इन सभी में देखिए 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया तो बच गया -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 बी इनवर्स था, बी इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ए का इनवर्स, और समीकरण 4 है एडजॉइंट ए इनवर्स। ये देखिए दोनों बराबर है, वो देखिए और ये देखिए 100% दोनों बराबर हो गई, अर्थात एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट सी।
यानी ये दोनों आपस में बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, एक भी माइनस की गलती होने पर सवाल ऊपर नीचे हो जाएगा, बेहद सावधानी से कीजिए। अब एक और है इसी में, ए इनवर्स का इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, क्या माना था, सी, तो सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स के लिए देखो, एडजॉइंट सी तो निकाल ही चुके, सी का पहले सारणिक निकालो। सी का सारणिक अगर आप निकालोगे तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो सी इनवर्स का अस्तित्व है। सी इनवर्स का अस्तित्व के बाद सी इनवर्स का फॉर्मूला बराबर सी का सारणिक एडजॉइंट सी। तो सी का सारणिक -1/13 एडजॉइंट सी ये रहा। तो 1/13 से -1/13 कट गया, -1 बच गया, बाकी ये पूरा मान रहा। अब माइनस का गुणा प्रत्येक पद में कीजिए, फिर इसकी इससे मैच कीजिए। यहां से देखिए दोनों आपस में बराबर है, सी बराबर ए इनवर्स, वापस सी का मान रखिए, अर्थात ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर निकालेंगे तो 100% ए के बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज बेहद सावधानी से कीजिए, अन्यथा मतलब ये इसके 5 नंबर के आने के पूरे चांसेस हर बार रहते हैं, आवे या ना आवे, लेकिन हमें आना चाहिए। अब है मतलब उदाहरण क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए, चाहे यू निकालो टोटल बराबर आ रहा है। तो C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 का इस्तेमाल किया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2x प्लस 2y कॉमन आ जाएगा। इसके बाद जैसे पहले बता रखा है मैंने, 2 × x प्लस y कॉमन लीजिए, कॉमन लेने पर 1 आ जाएगा। 1 3 1 के आने पर जैसे पहले बताया हुआ है कि 2 इक्कों को तीसरे इक्के की मदद से 0 कर दो। R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1 लगाया, तो ये आ गया, एक में से एक घटाया 0, यहाँ इसमें से ये घटाया x, इसमें से ये घटाया -y, इसमें से ये घटाया 0, x में से y घटाया x माइनस y में से x प्लस y घटाया तो -x। अब R1 से C1 से प्रसार कीजिए, यहाँ लिख लेना, C1 से प्रसार करने पर तो ये आ जाएगा -x² प्लस xy -x² प्लस xy प्लस y-y²। अब माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया x² माइनस xy प्लस y²। अब ये फॉर्मूला बन गया x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। ये स्वयं खुद एक फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला है x³ प्लस y³ का। तो मतलब बेहद आसान सवाल है, कोई कठिनाई वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा ये था। देखो क्या करना है, इन दोनों इक्कों को इस तीसरे इक्के की मदद से 0 कर दीजिए। R2 की जगह R2 माइनस R1, R3 की जगह R3 माइनस R1 लगाइए, एक में से गया 0, x प्लस y में से x गया तो y में से y गया 0, एक में से गया 0, x में से x गया 0, x प्लस y में से y गया तो x बच जाएगा। अब देखिए, पंक्ति विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, तो इन तीनों का गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी कठिनाई आपको नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, एक और यहाँ भी लगा लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, IMP 8वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 9वां चल जाएगा, लेकिन 11वां इंपॉर्टेंट है IMP। तो करना क्या है, इसमें इसका मान ये दिखाना है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें क्या करेंगे, चाहे रो में लगाओ चाहे कॉलम में लगाओ। हमने रो में लगा दी, रो में, कॉलम में तो नहीं लगेगी, एक और लग सकती है। देखो C1 की जगह C1 प्लस C3 का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी 100% सवाल हो जाएगा। C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 का इस्तेमाल कीजिए तो भी सवाल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा क्या है कि R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1 लगाया, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और गामा प्लस अल्फा में से बीटा प्लस गामा घटाया तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा में से बीटा प्लस गामा घटाया तो अल्फा माइनस गामा। अब कॉमन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ए प्लस बी माइनस बी, तो R2 माइनस में से बीटा माइनस अल्फा और R3 में से गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया। क्या बच गया, यहाँ से बचा 1 बीटा प्लस अल्फा, अल्फा में बीटा माइनस अल्फा कॉमन लिया तो -1 बचेगा, गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ से गामा प्लस अल्फा बचेगा और यहाँ से -1। अब C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 का प्रयोग किया तो यहाँ तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 में -1 जोड़ा तो 0 आ गया, 1 में -1 जोड़ा तो 0 आ गया। और अब
C1 से प्रसार कीजिए, C1 से प्रसार किया तो बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस अल्फा को माइनस से गुणा कीजिए तो माइनस बीटा माइनस अल्फा और प्लस गामा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा काट दीजिए, गामा माइनस बीटा बच गया। अब यहाँ से माइनस कॉमा ले लीजिए और यहाँ से भी माइनस कॉमा ले लीजिए, तो ये बच गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट जो श्रेणी में है, तो मैं इसका दोबारा आपको पहला तरीका फिर बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये चल ही जाएगा रो में, कॉलम में एक तरीका और भी है कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 का प्रयोग कीजिए तो भी सवाल आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद हम अगले पन्ने पर मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 4 विविध के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार पुनः मैथ्स विद दीपक के साथ। जिसमें देखिए इस सारणी के तीसरी स्तंभ में दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो पहले पहली संख्या इन दोनों के साथ, फिर px क्यूब py क्यूब pz क्यूब इन दोनों स्तंभों के साथ। पहले इस स्तंभ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले p कॉमन लिया तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब बच गया, फिर x कॉमन y कॉमन z कॉमन लिया तो मैंने देखा यहाँ 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। तो अब मैंने देखा यार यहाँ तो 1 1 1 आ रहा है और यहाँ 1 1 1 तीसरे नंबर पर है, तो पहले एक काम करो इस तीसरे को दूसरे नंबर पर लाओ तो माइनस का गुणा हो जाएगा, और फिर दूसरे से पहले नंबर पर लाओ तो माइनस 1 2 पर गुणा हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जैसे यहाँ है वैसा ही यहाँ लाना। अब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आने के बाद बच गया 1 प्लस px y z के बाद अब देखिए इसको हम पीछे एग्जाम्पल में भी हल करके आ चुके हैं, एक बार पुनः हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। R2 की जगह R2 माइनस R1, R3 की जगह R3 माइनस R1 संक्रिय लगाई मैंने, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, y माइनस x हो गया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये z माइनस x हो गया और ये z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं दूसरी पंक्ति में, देखो ध्यान से देखो, आप दूसरी पंक्ति में y माइनस x कॉमन आ रहा है और तीसरी पंक्ति में z माइनस x कॉमन आ रहा है, तो y माइनस x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 1 और y प्लस x, यहाँ z माइनस x के बाद 1 और z प्लस x। अब C1 से प्रसार कर दो तो 1 का गुणा हो जाएगा z प्लस x में से y प्लस x घटा दो, माइनस 0 प्लस 0, तो x x कट कर z माइनस y। C1 से प्रसार किया, ये एरो लगाया, यहाँ प्रसार किया है। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस उधार ले लीजिए, तो यहाँ से तो बचेगा x माइनस y, यहाँ से y माइनस z, यहाँ से z माइनस x। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में है, एक बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इसको ध्यान रखेंगे विशेष। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां से जोड़ने में तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहां से जोड़ने में देखो 3a घटाया तो केवल a प्लस b प्लस c, मतलब मैंने C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाया, तो मैंने देखा कि यार ये तो सारी जगह कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए 3b में से 2b घटाया तो वही a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c आ गया, तो a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या बचा 1 1 1 1 1 1 के बाद जैसा यहाँ आया था 1 1 1, सेम प्रोसीजर, वही R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 लगाया, R2 की जगह R2 माइनस R1, R3 की जगह R3 माइनस R1 लगाया, तो 1 माइनस 1 0, 3b में से माइनस a प्लस b घटाओ, इसमें से ये घटाओ तो c घट जाएगा, माइनस b प्लस a, एक में से ये घटाओ 0, इसमें से ये घटाओ तो b कट गया, माइनस c प्लस a, इसमें से ये घटाओ तो 2c प्लस a। अब C1 से प्रसार कीजिए, C1 से प्रसार किया तो 1 इंटू 2b प्लस a 2c प्लस a माइनस a माइनस b a माइनस c, माइनस 0 प्लस 0, तो देखिए 4bc प्लस 2ab 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस ac प्लस ab और माइनस ac। क्या क्या कट गया ध्यान से देखिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बाकी 4b में से bc घटाओ 3bc, 2ab और ab 3ab, 2ac और ac 3ac, 3 कॉमन ले लीजिए, ab प्लस bc प्लस ca। मतलब आप तो ये देखो रो या कॉलम अगर जोड़ रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो बहुत ही आसान बात है, नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ और लगाते, तो ये बेहद आसान सवाल था। इसके बाद ये देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज एक सवाल मैंने एग्जाम्पल में बताया था, वहां यहाँ a था, यहाँ 2a था, यहाँ 3a था, तो जो प्रोसीजर वहां अपनाया था एग्जाम्पल में वही प्रोसीजर यहाँ अपना रहा हूँ कि R2 की जगह R2 माइनस 2R1 और R3 की जगह R3 माइनस 3R1,
तो 2r1 लगाइए, 2 में से 2 घटाइए 0 आ जाएगा। 3 प्लस 2p में से 2 प्लस 2p घटाया तो 1 प्लस p। इसका डबल करो, 2 प्लस 2p प्लस 2q घटाया इसमें से तो 2 प्लस p बच जाएगा। अब तिगड़ा करके घटाओ, तिगड़ा करके तो 3 में से 3 गया 0, 3 प्लस 3 इसका 3 गुणा करो, 3 प्लस 3p इसमें से घटाओ तो 3 बच जाएगा। इसका 3 गुणा करो, 3 प्लस 3p प्लस 3q यहां घटाओ, ये बचेगा 7 प्लस 3p। अब C1 से प्रसार कीजिए तो 7 प्लस 3p में से 6 प्लस 3p घटाओ, बाकी 0 बच ही जाएगा। 3 पे से 3p कट जाएगा, 7 में 6 घटाओ, एक आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी कोई कठिन सवाल नहीं था। हाँ, अब ये देखिए 1 नंबर का सवाल आने की संभावना है इसकी भी। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b, तीनों जी का लगा दिया। अब ध्यान से देखो, cos अल्फा में cos डेल्टा का गुणा है, तो इसमें तो cos डेल्टा का गुणा करके घटा दो, और sin अल्फा वाले में sin डेल्टा का गुणा करके जोड़ दो। मतलब जो जुड़ रहा है वो घटा दो और जो घट रहा है वो जोड़ दो। मतलब मैंने क्या किया, C3 की जगह C3 प्लस C1 sin डेल्टा, मतलब इसमें sin डेल्टा का गुणा करके जोड़ दो और इसमें cos डेल्टा का गुणा करके घटा दो। तो क्या होगा कि इस जगह तीनों जगह आपके पास 0 प्राप्त हो जाएंगे। और अगर 0 प्राप्त हो गए तो C3 के सभी अवयव 0। तो पहले भी गुणधर्म बताया था मैंने कि यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव 0 हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा। अब ये देखिए, ये आपके पास तीन जो समीकरण बनाई हुई है, इस समीकरण में 1/x 1/y 1/z है। तो मैंने 1/x को कैपिटल X, 1/y को कैपिटल Y और 1/z को कैपिटल Z मान लिया। मानने के पश्चात क्या होगा, तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y प्लस 10z, 4 माइनस 6 5, 6 9 20 बराबर 4 1 2। अब जो समीकरण बनेगी वो ax बराबर b के रूप में कैसे बनेगी, यहां तो 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल एक्स वाई जेड है, यहाँ कैपिटल एक्स वाई जेड है, और यहाँ है 4 1 2। तो A ये बन गया, X ये बन गया, B ये बन गया। तो Ax बराबर B में पहले भी अपन जो बताते आए हैं कि Ax बराबर B से X बराबर A इनवर्स भी प्राप्त हो जाएगा। तो A इनवर्स B में सबसे पहले A11 निकालो, तो 120 में से 45 घटाओ, 75 12 माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110, लेकिन माइनस का गुणा करोगे तो 110 प्राप्त हो गया। 13 36 प्लस 36 72, 21 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़िए, पंक्ति स्तंभ माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150 में माइनस का गुणा होगा, 2 तो माइनस 40 माइनस 60 माइनस हो गया, 2 3 18 में से 18 घटाओ 0 हो गया। तो जिस तरह दो पंक्तियों का आपने सेकंड मैट्रिक्स ये मान निकाले, तो अन्य तीसरी पंक्ति के भी निकाल सकते हो आप। इसके बाद एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए कैसे, A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर ए का सारणिक निकालो, ए का सारणिक निकालोगे तो ये हम देखेंगे कि ये 1200 आ रहा है, 1200 0 के बराबर तो है ही नहीं, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। फॉर्मूला लगाओ, 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ए का सारणिक किसके बराबर है, 1200, एडजॉइंट ए ये उठा लिया, x बराबर ए इनवर्स b, ए इनवर्स तो ये रहा, b का मान 4 1 2 4 1 2, तो 75 चौक 300 प्लस 150 प्लस 150, 440 माइनस 100 प्लस 60, 72 चौक 288 प्लस 0 माइनस 48, जोड़े 600, यहाँ जोड़े 400, यहाँ जोड़े 240, 1200 को भाग दिया तो 1/2 1/3 1/5, x का मान 1/x, y का मान 1/y, z का मान 1/z। तो y गुणा किया तो x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम अगले पेज से। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था एक में, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस सी बराबर 2b, और 2b का अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। ये आपको सारणिक का मान दिया हुआ है, तो जो वहां लगाया था सेम प्रोसीजर वहां यहां लगा रहे हैं। r1 के स्थान पर r1 प्लस r3 माइनस 2r2, तो दोनों को जोड़ो, 2x प्लस 6, इसका दुगुना करके घटाओ तो 0 आ गया।
2x प्लस 8 में से इसका दुगुना कर घटाओ, यहाँ 2x प्लस 2a प्लस 2c में से 2x प्लस 4 में घटाओ तो 2x तो कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b। तो a प्लस सी, देखो a प्लस सी माइनस 2b के मान 0 है, यहाँ 0 रखूं तो 0 आ जाएगा, और अगर सारे 0 हो गए तो 0 होना ही है, क्योंकि R1 के सभी अवयव शून्य है। तो यहाँ ये लिखा ना समीकरण फर्स्ट से ये मान 0 रखना है, 0 होने पर ये मान 0 आ जाएगा। अगले सवाल में दिया हुआ है एक्स वाई जेड शून्यतर वास्तविक संख्या है। ये शून्यतर का मतलब क्या है? शून्यतर का मतलब है जो शून्य नहीं है, शून्यतर का मतलब है जो शून्य नहीं है, यानी एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम a11 कैसे ज्ञात करें? वाई जेड माइनस 0, a12 0 माइनस 0, a13 0 माइनस 0, a21 0 माइनस 0, 22 xz माइनस 0, 23 0 माइनस 0। तो दो पंक्तियों को निकाल के दिखाए तो तीसरी पंक्ति के लिए आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट है a11 12 13, तो y z 0 0 0 z 0 0 0 z x y, एक का सारणिक निकालो x y z मान x का गुणा किससे करेंगे? y z माइनस 0 से, माइनस 0 प्लस 0, x y z आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट है। ए का सारणिक क्या आ जाएगा? ए का सारणिक आ जाएगा एक्स वाई जेड, एडजॉइंट क्या आ जाएगा? वाई जेड 0 0 0 जेड एक्स 0 0 0 0 एक्स वाई। इस 1 पर एक्स वाई जेड का अंदर गुणा कीजिए, यहाँ तो आ जाएगा 1 पर एक्स, यहाँ 1 पर वाई, और यहाँ 1 अपॉन जेड, जो आपके यहाँ ए आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ए का मान दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए बताना है किस किस के बीच आएगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, डिटर्मिनेंट ए निकालिए, 1 गुणा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसके बाद चूंकि साइन थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच आ जाएगा। साइन थीटा का मान तो वैसे भी सदैव -1 से 1 के बीच रहता है। एक काम कीजिए, साइन थीटा का मान तो -1 से 1 के बीच है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का मान तो -1 से +1 के बीच की सभी संख्याओं का वर्ग करो। वर्ग करने के बीच क्या होगा? तो जब वर्ग करोगे तो ये मान आ जाएगा 0 से 1 के बीच। अब ये लाना है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा में 2 का गुणा करो, इसमें 2 का मतलब है तीनों में, यहां भी 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा। अब क्या है? 2 जोड़ दो, तो यहां भी 2 जोड़ दो, यहां भी 2 जोड़ दो, यहां भी 2 जोड़ दो, यहां 2 जोड़ दिया, यहां 2 जोड़ दिया, और डिटर्मिनेंट ए का मान 2 से 4 के बीच रहेगा। तो 2 से 4 के बीच का मतलब है बड़ी ब्रैकेट 2 4, यानी क्लोज्ड इंटरवल 2 4 में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया डी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही चौथी प्रश्नावली आज कंप्लीट होती है। आपसे यही अनुग्रह है कि आपको जो भी किसी भी तरह की अगर कोई बात हो जो आप जरूर लिखें, लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक एक बार पुनः मिलेंगे 5वें अध्याय में, तब तक के लिए गुड बाय।